अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि 2024 का जो चुनाव होना है, इसमें आप जो है मतलब कि सक्रिय हैं और आपको बहुत ज़्यादा अनुभव है राजनीति के क्षेत्र से, तो राहुल गांधी की क्या स्टेटस रहेगी 2024 में? निश्चित बेहतर होना चाहिए। लेकिन मुझे तो नहीं लग पा रहा है क्योंकि इस वक्त जो है बीजेपी का पूरा माहौल बना हुआ है पूरे देश में। जब श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव लड़ रही थी 77 में, लगता था कि इंदिरा गांधी जीतेंगी, नहीं जीती। हम यहाँ देखते हैं कि हम लोग जब चुनाव हुआ लगता तारिक साहब जीत जाएंगे, लेकिन हार गए। विधानसभा का चुनाव जब हुआ लगता नीरज बाबू जीत जाएंगे, लेकिन नहीं, हार गए। इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या होगा नहीं होगा, ये जनता पर छोड़ दीजिए। इस वक्त मैं कुर्सेला में मौजूद हूँ और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर 1934 में महात्मा गांधी आए थे। और आप देख सकते हैं कि जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ पीछे आपको चरखा भी दिखाई दे रहा होगा और मेरे सामने जो शख्स बैठे हुए हैं राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, लोग इन्हें नरेश यादव के नाम से जानते पहचानते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और तमाम राजनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे और जानना ये चाहेंगे कि अभी का जो चुनाव होने जा रहा है 2024 में 25 में किस पार्टी की कितनी बहुमत होगी, कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, इन्हीं चीजों पर हम गुफ्तगू करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। धन्यवाद। सर, मुझे ये बताइए कि 1934 में यहाँ पर महात्मा गांधी आए हुए थे, क्या रही है यहाँ की स्टेटस महात्मा गांधी की? 15 जनवरी 1934 को बिहार के 8 जिला में भूकंप आया हुआ था। भूकंप आने से 10,500 लोग काल कलवित हुए थे। उससे द्रवित होकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पूर्णिया उनका कार्यक्रम बना, क्योंकि सबसे अधिक प्रभावित मुंगेर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर इत्यादि जिला हुआ था। तो कई बड़े बड़े नेता कई जगह गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पूर्णिया आने का तय किया। उस समय गांधी जी का हरिजन यात्रा चल रहा था, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच समझौता हुआ था, जिसे हम पूना पैक्ट कहते हैं। और उन्होंने अछूतोद्धार के लिए पूरे देश की यात्रा कर रहे थे। यात्रा को छोड़ करके वो पूर्णिया आए थे। पूर्णिया आने के क्रम में पूर्णिया से टिकापट्टी होते हुए कुर्सेला आए थे 10 अप्रैल 1934 को। यहाँ इसी हाई स्कूल में अयोध्या प्रसाद उच्च विद्यालय है, इनके विद्यार्थियों को संबोधन किया। संबोधन से यहाँ के लोगों में आज़ादी के प्रति, गुलामी के खिलाफ लड़ने की एक प्रेरणा मिली। और 1942 आते आते यहाँ के लोग इतने जागृत हुए कि 13 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर कुर्सेला से लेकर के देवीपुर तक रेल लाइन को छत बिछत कर दिया, जिससे अंग्रेजों की गोली से जो जानकारी है अब तक में पुष्ट 5 आदमी शहीद हुए। शहीद लालजी मंडल, धथुरी मोदी, रमचू यादव, नटाय परिहार और जागेश्वर महलदार, ये पांचों शहीद हुए। फिर जब 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या हुई तो 12 फरवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अस्थि भस्म कुर्सेला लाया गया था। कुर्सेला चूँकि गंगा कोसी का संगम रहा है और इस संगम पर उनका अस्थि भस्म पूज्य बैद्यनाथ चौधरी जी के नेतृत्व में विसर्जित किया गया। तब से लेकर के यहाँ गांधी मेला लगाया जाता रहा, क्योंकि ये भगवान स्वामी यहाँ आए उसी क्रम में। और इस आश्रम की, इसी जगह सर्वोदय आश्रम की स्थापना हुई। बहुकुछ शाह गोविंद शाह जी ने 9 एकड़ 15 डिसमिल जमीन दान किया इस आश्रम के लिए, और तब से ये आश्रम चल रहा है। बीच में भगवान स्वामी की जब मृत्यु हो गई 1993-94 में, तो फिर ये थोड़ी छिन्न भिन्न, 93-93 में ये छिन्न भिन्न हालत हो गया, उजड़, सब कुछ उजड़ गया था, कहीं कुछ नहीं। तो 94 में जब हम MP बने राज्यसभा में, तो उसमें लगा कि हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये देश का धरोहर है, गांधी जी का धरोहर है, गांधी का अस्थि भस्म विसर्जित किया गया है। तो हमने प्रयास किया समाज के सहयोग से, समाज, जनप्रतिनिधि और प्रशासन सबों के सहयोग से इस आश्रम का निर्माण हुआ। और ये आश्रम आज जो है, इसकी स्थिति ये है कि विकिपीडिया पर हो, पूरे देश में गांधी घर कुर्सेला का नाम है, इसे लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो ये समाज का देन है, प्रतिनिधियों का देन है और प्रशासन का देन है कि इस गांधी घर को आज सुसज्जित देख रहे हैं। अच्छा सर, ये आपकी निगरानी में देखभाल हो रही है इस वक्त? मैं इसका सेवक हूँ और एक प्रेरणा गांधी जी से मिली, क्योंकि हम यहाँ जब स्टूडेंट लाइफ में यहाँ रहते थे, यहीं रह के पढ़े थे, इसी हॉल में हम रहते थे, हॉल में रह के विद्या अध्ययन किया। और इससे लगा कि जब यहाँ पढ़े हैं तो कुछ ऋण तो हम पर है। और जब 94 में हम MP बने तो उस ऋण को कोशिश की कि हम चुकता करें, कुछ तो करें। और इसीलिए हम कोशिश करके, चूँकि हमें अध्यक्ष बनाया गया सर्वोदय आश्रम प्रबंधन समिति का, और उस ऐसे से जो कुछ हमारे हो सका हम कोशिश किए कि इसका डेवलपमेंट हो। और आज जो देख रहे हैं सब प्रयास रहा है और समाज का सहयोग रहा है। बिल्कुल, सर ने कहा कि सबके सहयोग से यहाँ पर गांधी आश्रम का निर्माण हुआ है। सर, महात्मा गांधी के विचारों को लेकर के बातें होती है, बहुत लोग महात्मा गांधी के विचारों को नहीं मानते, इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, जहाँ मानना है वहीं अमानना है भी है। कोई किसी के विचार से सर्वथा सम्मत नहीं हो सकता है। इसलिए लोग गांधी के विचारों को मानते भी हैं, गांधी के विचारों को नहीं मानते। लेकिन दुनिया गांधी के विचार को मानती है, क्योंकि दुनिया सत्य और अहिंसा यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। क्योंकि अहिंसा सबसे बड़ा अस्त्र गांधी जी का था, और अहिंसा के माध्यम से वो चाहते थे दुनिया में दुनिया संचालित हो। क्योंकि हिंसा से समस्या का निदान नहीं है। जितना भी बड़ा बड़ा युद्ध हुआ, और आज भी रूस यूक्रेन के युद्ध बीच हो रहा है, इसका निदान आखिर टेबल पर ही होना है। इसका निदान अहिंसा के माध्यम से होना है, शांति प्रेम से ही होना है। इसलिए जो भी कुछ भी दुनिया में युद्ध हुआ, उसका निदान आखिर अहिंसा ही हुआ, हल अहिंसा के माध्यम से हुआ। इसलिए हमारा ये कहना है, गांधी के विचारों से सहमत असहमत लोग हो सकते हैं, लेकिन दुनिया में आज अत्यधिक देशों में गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है। और हम जिस देश ने हमें गुलाम बनाया अंग्रेज़ों ने, उस पार्लियामेंट के आगे चर्चिल की मूर्ति के ठीक सामने गांधी की मूर्ति लगाई गई है। और आज गांधी के प्रति पूरी दुनिया में श्रद्धा है, आस्था है, लोग मानते हैं गांधी जी को। तो मानना न मानना अलग बात है, इससे हमारा कोई न मानने वालों से कोई विरोध नहीं। बिल्कुल, गांधी जी के विचारों को मानना चाहिए, क्योंकि गांधी जो है सत्य अहिंसा की ओर ले जाने का प्रेरणा देते हैं। एक और सवाल यहाँ पर बनता है सर, कि मुझे ये बताइए कि 24 में चुनाव होना है, और पिछले कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी जो है सरकार में नहीं है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, अभी मैं अत्यधिक समय मैं हरिजन सेवक संघ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ, जिसका कि मुख्यालय दिल्ली में है। उस ऐसे इस संस्था का भी मैं सेवक हूँ, संरक्षक हूँ। इस ऐसे से मुझे ये लगता है कि कोई भी सरकार लोकमत से चलनी चाहिए। और वर्तमान जो केंद्रीय हुकूमत है, हमें लगता है कि जो उनका तौर तरीका है वो कहीं न कहीं तानाशाही की ओर बढ़ रही है, और ये लोकतंत्र के लिए हितकारी नहीं है। हम इस बात को भी मानते हैं, कानून को अपना काम करने देना चाहिए। नहीं तो कानून को हाथ में लेना ये ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं है, ये काम लेजिस्लेटिव का नहीं है कि हम कानून को हाथ में ले लें। कानून, इस देश में 3 चीज़ें बनाई गई हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों का अधिकार अलग अलग है। तीनों का अधिकार में अगर हम हस्तक्षेप करते हैं, ये कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या ही मानी जाएगी। आगे आने वाले चुनाव में जनता किसको चयन करती है, वो तो जनता पर निर्भर करती है। और हम जरूर चाहेंगे कि लोकमत का राज्य बने, लोकतंत्र यहाँ स्थापित हो, गांधी के विचारों से लोग चलें और प्रजातंत्र कायम रहे। बस यही हमारा कहना है। आगे किनका बहुमत होगा नहीं होगा, वो जनता पर छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, जनता तय करेगी कि सरकार किसकी बननी है। सर, एक सवाल यहाँ पर बनता है कि कांग्रेस पार्टी के और डिफेमेशन केस में उसे डिस्क्वालीफाइड किया गया है। ऐसा कहीं भारत के इतिहास में दिखाई नहीं पड़ता है कि मानहानि के बदले 2 वर्ष की सज़ा हो। और माननीय सांसद जो रिटायर होते हैं या उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, चुनाव हार जाते हैं, उनको 1 माह तक रहने का अधिकार दिया जाता है। पार्लियामेंट में कानून बना हुआ है, 1 माह सेम सुविधा के साथ वो रह सकते हैं। मैं भी रहा हूँ 1 माह तक। लेकिन इतनी हड़बड़ी क्या है, डिस्क्वालीफाइड होता है, उसके तुरंत बाद जो है कोर्ट का निर्णय आता है, देन आफ्टर नेक्स्ट डे डिस्क्वालीफाइड होते हैं, उसके नेक्स्ट डे जो है उनको खाली करने का आदेश दिया जाता है। ये लगता है कि कहीं ना कहीं एक्सेस है, और एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड। अच्छा, मोदी जी ज्यादा जल्दी नहीं कर दिए राहुल गांधी पर इस तरह की हरकत करके? मैंने कहा ना कि एक्सेस है, ये एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड। ये लगता है कि कहीं ना कहीं पता नहीं किस राजनीति से प्रेरित हैं। इतना मोदी जी को नहीं करना चाहिए जितना वो राहुल गांधी के प्रति कर रहे हैं। ये हम उसका विरोध करते हैं। इस बात से सहमत हम हरगिज नहीं हैं कि जो राहुल गांधी के साथ किया गया है वो अति रंजित है। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने शुरू करी और फिर उसको बीच में बंद करना पड़ा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बंद नहीं किया गया। भारत जोड़ो यात्रा का उनका टारगेट था कन्याकुमारी से कश्मीर तक 1 फेज में, और 1 फेज में पूरा कर लिए हैं। फिर नेक्स्ट फेज चलाने की बात चल रही है। और अभी चूंकि लोकसभा का चुनाव सन्निकट है, विधानसभा 3 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, इस चुनाव के बाद राहुल गांधी जी की यात्रा मुझे जानकारी है वो अवश्य करेंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि 2024 का जो चुनाव होना है, इसमें आप जो है मतलब कि सक्रिय हैं और आपको बहुत ज़्यादा अनुभव है राजनीति के क्षेत्र से, तो राहुल गांधी की क्या स्टेटस रहेगी 2024 में? निश्चित बेहतर होना चाहिए। लेकिन मुझे तो नहीं लग पा रहा है, क्योंकि इस वक्त जो है बीजेपी का पूरा माहौल बना हुआ है पूरे देश में। जब श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव लड़ रही थी 77 में, लगता था कि इंदिरा गांधी जीतेंगी, नहीं जीती। हम यहाँ देखते हैं कि हम लोग जब चुनाव हुआ लगता तारिक साहब जीत जाएंगे, लेकिन हार गए। विधानसभा का चुनाव जब हुआ लगता नीरज बाबू जीत जाएंगे, लेकिन नहीं, हार गए। इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या होगा नहीं होगा, ये जनता पर छोड़ दीजिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे अंदाज में सर ने जवाब दिया है कि जनता पे छोड़ देनी चाहिए। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।